नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश की बढ़ती जागरूकता, ईज ऑफ इन्वेस्टिंग और बढ़ती आय के बीच देश की युवा पीढ़ी पहले से ज्यादा फाइनेंशियली स्मार्ट हो गई है। मिलेनियल्स और जेन जी अपने निवेश के फैसले अब खुद लेते हैं। आज मनी गुरु में इन दोनों पीढ़ियों की कमाई की स्ट्रैटेजी पर करेंगे चर्चा। नई पीढ़ी वेल्थ की स्ट्रैटेजी क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। प्रूडेंस वेल्थ के सीईओ कीर्तन शाह और साथ ही क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ से। कीर्तन और क्षितिज दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। देश की युवा पीढ़ी, जिसको हम कह रहे हैं कि मिलेनियल्स, जेन जी, ये वो जनरेशन है जो आगे आने वाले 20, 30, 40, 50 सालों में देश की दशा और दिशा को तय करेंगे। और ऑलरेडी कई जो इसमें लोग हैं वो अपने निवेश की जर्नी को शुरू कर चुके हैं और कई बस उसके शुरुआत में हैं। पर अगर हम एक ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार जो ये युवा पीढ़ी है, चाहे हम उनको पहले जेन जी बोले या फिर मिलेनियल्स बोले, उनके निवेश या पढ़ाई को माफ़ कीजिए कमाई को लेकर सोचने का तरीका क्या है। मैं कीर्तन आपसे शुरू करूं। सबसे पहले जेन जी हम कैसे डिफाइन करें, ये जेन जी कौन है, इनकी खासियत क्या होती है और ये पैसों को लेकर किस तरीके की थिंकिंग रखते हैं? आई थिंक स्वाति जी, सबसे पहले तो आप इन्हें मिलेनियल्स की कहिए, जेनजी कीजिए। ये बहुत ही कम उम्र वाले 20 से 30 साल के बीच में युवा है। इन्हें आप टिपिकली इन नामों से बुलाते हैं। देखिए, ये जनरेशन थोड़ी सी अलग है हमारे जनरेशन से, क्योंकि शायद हमारे जनरेशन में जब हमने काम करना शुरू किया था तब प्रोबेबली सैलरीज कम हुआ करती थी, डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम हुआ करती थी कि हम खर्चा कर पाए, लाइफस्टाइल का उतना प्रेशर नहीं था, फोमो नहीं था। आई थिंक ये जनरेशन में 2-3 चीज़ें बहुत स्टार्किंगली डिफरेंट है हमारे जनरेशन से। वो सबसे पहले ये है कि आज आज की युवा पीढ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती है। उनकी बेसिक सैलरी, आप इन्फ्लेशन कहे या क्योंकि सैलरीज इन जनरल बढ़ चुकी है, इनकी सैलरीज काफ़ी ज़्यादा है। पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज की पीढ़ी खर्चा करना ज़्यादा अच्छे से जानती है। शायद उनको आज इन्वेस्ट कर कर फ्यूचर के लिए पैसा जमा करने और आज खर्चा करने के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना आता है, जो शायद मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पीढ़ी के समय ज़्यादा फोकस ये था कि आप पैसा बचाइए, आज का ना सोचकर आगे का सोचकर। मुझे ऐसा लग रहा है आज की पीढ़ी काफ़ी बैलेंस्ड है, खर्चा भी अच्छा खासा कर लेती है और पैसा बचाने की थैंक्स टू पिछले 3-4 सालों में जितनी अवेयरनेस स्प्रेड हुई उसके हिसाब से आई थिंक वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के तरफ भी पैसा रोक पा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज की पीढ़ी इन 2 चीज़ों से बहुत अलग है। एक तो उनके पास पैसा ज़्यादा है और वो खर्चा भी करते हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं फ्यूचर को ध्यान में रखकर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो न्यू जनरेशन है, न्यूअर जनरेशन है, जेन जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके सोचने का तरीका, खुद से निवेश का जो एक उनका स्टाइल है, और डेफिनेटली जैसा शुरुआत में मैंने भी बोला, निवेश को लेकर जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है, ईज़ ऑफ इन्वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पहले से ज़्यादा कमा भी रहे हैं लोग, आज में जीना चाहते हैं। ये कुछ अलग है ट्रेंड। क्षितिज, हम जब मिलेनियल्स की बात करें, मोस्ट ऑफ अस आर मिलेनियल्स, उसके बाद हम फिर जेन जी की बात करें, अब तो जेन अल्फा भी आ गए हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी कमाई की शुरुआत नहीं की है, पर एटलीस्ट जेन जी में कुछ ऐसे हाफ ऑफ जनरेशन वो हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और आधी जनरेशन वो है जो पढ़ाई के बाद अब कमाई की शुरुआत करेंगी। क्या अलग लग रहा है इनके सोचने के तरीके में, और इनफैक्ट इनके जो ट्रेंड है इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि हम पिछले कुछ स्टडी के पेपर अगर देखें तो उसमें ये बात समझ में आती है कि म्यूचुअल फंड जैसे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है ऐसी पीढ़ी को। बिटकॉइन हो गया, मोर रिस्कियर एसेट्स में ज़्यादा वो निवेश करना पसंद करते हैं, आज में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कैसे माने इस ट्रेंड को? सो स्वाति, आई थिंक कीर्तन ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट किया व्हाट ही स्पोक अबाउट कि क्या थॉट प्रोसेस है। तो मैं जस्ट इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ऐड करूँगा दैट हमारे पास ना जो डेली की जो एक मशक्कत है, आपको एक जो एक
कहा जाता था हमारी जनरेशन को दैट अपनी लाइवलीहुड अर्न करो, उसका प्रेशर था कि लाइवलीहुड अर्न करने का प्रेशर था। सो हमारा बेसिक ओरिएंटेशन बहुत डिफरेंट था जब हम अपना करियर शुरू किया हम लोगों ने। थैंक्स टू 2004 टू 7 का द बिगेस्ट बुल रन एवर वी हैव सीन, उसके कारण काफ़ी चीज़ें बेटर हुई, सब लाइफस्टाइल बेटर हुए। उसके बाद जीएफसी हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। बट आज की जनरेशन के पास क्या है, जो इनिशियल जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है दैट बीन टेकन केयर। काफ़ी चीज़ें इज़ बीन टेकन केयर, जैसे घर है या उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, खर्चे, दैट हैज़ बीन टेकन केयर। एंड आई थिंक आवर जनरेशन हैज़ बिकम लिटिल मोर इन्वॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स आल्सो। तो आई थिंक वो चीज़ उनकी टेकन केयर है, तो उनकी रिस्क एपेटाइट बढ़ गई है। आज आई एम वेरी हैप्पी कि 2003 में मैंने पहला अपना फ्रैंकलिन इंडिया में, मुझे याद है वो चेक बनाने पड़ते थे, उसमें सिर्फ शुरू करा था। बट आज की जो जनरेशन है, जो आपने बात करी स्वाति, है बहुत अच्छी बात करी, दैट उनकी रिस्क एपेटाइट बढ़ गई है। इसलिए आप देखेंगे कि कोई 11 से 12 करोड़ लोग हैं जो क्रिप्टो बाय कर रहे हैं। you'll be surprised, मोर देन 15 करोड़ लोग हैं जो आपके ड्रीम आईपीएल पे हैं। बट यहाँ पर आपके शोज हैं, मैं भी ज़रूर से प्रयास करता हूँ, बाकी जितने भी लोग हैं, कीर्तन अंदर से प्रयास करते हैं, एमपी प्रयास कर रहा है कि बताने के लिए कि म्यूचुअल फंड सही है। तो हमारे पास यूनिक फोलियो जो है वो 4.25 करोड़ है। यूनिक डीमैट अकाउंट जो है 8.5 पौने 9 करोड़ ही है, क्योंकि लोगों को अभी भी लगता है कि दैट स्टॉक्स डायरेक्टली बाय करने से इजी वे आउट है वेल्थ क्रिएशन का। तो एक थॉट प्रोसेस इसलिए ऐसा है, पहले तो रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है। दूसरा ये है कि दैट उनका अपना पैसा भी है और थोड़ा बहुत अपना पैसा भी है और पेरेंट्स का पैसा भी है, जिसको वो गाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तीसरा ये है कि दैट बिकॉज़ वो मनी जो है इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू कि उनकी डेली बेसिक नीड के लिए चाहिए है, तो उसपे वो थोड़ा एक्स्ट्रा माइल ट्रैवल कर लेते हैं रिस्क लेने के लिए। आई थिंक वो थॉट प्रोसेस है जो बहुत हद तक मैंने देखा है जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके अंदर है। हैविंग सेड दैट पिछले 4 साल में बुल रन रहा भी है मार्केट में, बट मार्केट हमेशा ऐसी नहीं रहती है। तो मैं काफ़ी हद तक ये इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ, दे हैव टेकन बर्थ इन बुल रन, बट मार्केट हमेशा उस दौरान में नहीं रहती है कि दैट हमेशा ऊपर रहे। सो दे हैव सीन द पॉजिटिव साइड ऑफ मार्केट। हैविंग सेड दैट जो यंगस्टर ये शो देख रहे हैं, मेरा यही सबमिशन है, आप लोगों का जो रिस्क एपेटाइट है उससे आप डायरेक्शनली अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में इसे इन्वेस्ट करें तो उससे आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर कोई चीज़ फ्री मिल रही है आपको, जैसे इफ क्रेडिट कार्ड इज़ फॉर फ्री, तो उसमें आप प्रोडक्ट हैं, क्योंकि आपके थ्रू कभी ना कभी वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो आई थिंक देयर आर नो फ्री लंचेस। हैविंग सेड दैट इन्फॉर्मेशन बायसेस बहुत, इन्फॉर्मेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक आपके मेरे टाइम में या कीर्तन के टाइम में इंटरनेट की स्पीड क्या होती थी, कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती थी। आज इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक काफ़ी हद तक लुक आउट चेंज है इस जनरेशन का, एंड आई एम होपिंग दैट डायरेक्शनली ऑर्गेनाइज्ड वे में वी आर गेटिंग लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक पोर्टफोलियोज में आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। एक कीर्तन, एक होता है चॉइस कि आप अपनी मर्जी से जो निवेश कर रहे हैं कि आपको अपने लिए क्या लक्ष्य सेट करने हैं, एक होता है ट्रेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट। जो नई पीढ़ी है, जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, वो किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस आजकल दे रहे हैं? जैसा मैंने बीच में भी कहा था, ये जो जनरेशन है वो कहती है कि हमें आज में जीना है। तो क्या जो लॉन्ग टर्म जैसे लक्ष्य हैं, जैसे हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर कल को किसी निवेशक को लगता है उनकी जब शादी होगी या फिर बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई की प्लानिंग होगी, जो बेसिकली जो लॉन्गर टर्म जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जो लक्ष्य है, क्या वाकई ये जनरेशन उसके बारे में सोचती है? दूसरी बात ये भी कि नई पीढ़ी की प्लानिंग में जो फर्स्ट सैलरी उनके हाथ में आती है तो उसका करना क्या चाहिए उनको सबसे पहले? स्वाति जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्योंकि इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले तो आप क्या पढ़ रहे हो जिससे आपको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग आ रही है, और आपको कौन गाइड कर रहा है। ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की इन्वेस्टिंग करेंगे। जैसे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो शायद कोविड में इन्वेस्टिंग क्या है ये सीखे हैं, और जब मार्केट्स ऊपर जा रहा था तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनको उसी 1 डेढ़ साल में इन्वेस्टिंग का पूरा ज्ञान आ गया, क्योंकि वो जो भी स्टॉक खरीदते थे वो स्टॉक ऊपर जाता था, राइट? मिलेनियल्स में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सारे कैरी अवे हो गए बिटकॉइन जैसे प्रोडक्ट्स की वजह से, या जैसे क्षितिज भाई भी बोल रहे थे ड्रीम 11 जैसे प्रोडक्ट्स में खेलकर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की पीढ़ी जनरलिस्टिकली आज में जीना चाहती है,
ट्रेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहती है, शायद उनको लंबे समय तक का विजुअलाइजेशन नहीं है प्रॉबेबली, या फोमो इतना है आज कि उनको शायद अडेप्टेबिलिटी नहीं है कि उन्हें बिटकॉइंस में पैसा ना लगाकर क्यों सिंपल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोबेबली, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत डिपेंड करता है कि आपको गाइड कौन कर रहा है आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। अगर आपको सही लोग गाइड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग करेंगे। आप अपने गोल के बेस्ड इन्वेस्टिंग करेंगे, जिससे डिसिप्लिन मेरे हिसाब से आपकी इन्वेस्टिंग में आएगा, वो बहुत ज़रूरी है। आपने एक दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि पहली सैलरी आई उससे क्या किया जाए? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, मैं, क्षितिज, हम लोग सब इन्वेस्टिंग की बहुत बातें कर रहे हैं यहाँ पर, और हर जगह पे इन्वेस्टिंग की ही बातें की जाती है, पर मुझे ऐसा लग रहा है मिलेनियल्स के लिए या यंग इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टिंग आप स्टार्ट करें, उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट सँभालें। मतलब जैसे ही आपको पहली सैलरी मिलती है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एसआईपी शुरू मत कीजिए। आप सबसे पहले एक मेडिक्लेम लीजिए आपके और आपके फैमिली के लिए, और एक लाइफ इंश्योरेंस का टर्म कवर लीजिए। इमेजिन कीजिए आप ₹5,000 की एसआईपी तो स्टार्ट कर देंगे, 5 साल में आप 4-5 लाख रुपए अभी इकट्ठा कर लेंगे। पर अगर अनफॉर्च्यूनेटली आपको या किसी को भी घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो ये 4-5 लाख रुपए बहुत कम पड़ेंगे, आपको शायद लोन लेना पड़ेगा उसको भरपाई करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलेगा जितना जल्दी शुरू करेंगे उससे। पर सबसे पहले आपको मेडिक्लेम लेना है और आपको टर्म कवर लेना है, क्योंकि वो जो आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो इन्वेस्टिंग आपको अर्ली स्टेजेस में कभी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो पहले चेक से सबसे पहले मेडिक्लेम और टर्म कवर लीजिए, फिर इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। बिल्कुल, तो पहले रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि किसी ज़रूरत आने पर, मेडिकल इमरजेंसी आने पर आपको कम से कम उन पैसों का इस्तेमाल ना करना पड़े जो आपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए रखे थे। क्षितिज, यही बात हो रही है कि इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, तो ओवरऑल स्पेशली रिटायरमेंट प्लानिंग जैसा जो लक्ष्य है, उसको लेकर न्यूअर जनरेशन का जो एक थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या है? क्योंकि हम यूजुअली देखते थे जो ओल्डर जनरेशन है, जब हमें भी कहा जाता था, उनका यही मतलब था कि आप रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाइए। तभी इतने सारे पीपीएफ अकाउंट्स खुलते थे और तमाम ऐसे फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में पैसे डलते थे जिसको जो कि 60 के बाद सहारा बन पाए। क्या रिटायरमेंट प्लानिंग का जरिया एक नई पीढ़ी के लिए अब क्या कुछ बदल गया है? रिटायरमेंट के लिए स्पेशली कहाँ पर ये जनरेशन इन्वेस्ट कर रही है? So, Swati, interestingly, they are living by the day. So, what I can make out is that, पर मैं यहाँ बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देना चाहूँगा कि दैट लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ता जा रहा है। पॉइंट ये नहीं है कि आप कितना वापस इकट्ठा कर पाएंगे, पॉइंट ये है कि दैट एक स्टेज के बाद आप काम नहीं कर पाएंगे और आप रिटायर होना चाहेंगे, और वहाँ पे आप वो लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए करना जरूरी है ताकि आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स अच्छे से ले पाएं, इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, सेविंग नहीं इन्वेस्टमेंट। मैं दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट करता हूँ। सो व्हेन इट कम्स टू जेन ज़ी और व्हेन इट कम टू मिलेनियल्स, आई थिंक बिकॉज बेसिक थिंग्स हैव बीन टेकन केयर, सो उनका मेन जो फोकस होता है व्हेनेवर दे लुक एट डूइंग इन्वेस्टमेंट, उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का फोकस होता है, विच इज नॉट राइट। सो रादर देन क्रिएटिंग अ फॉर्चून फॉर देमसेल्व्स, जो लोग हमें सुन रहे हैं यहाँ पे, मैं बोलूँगा दे शुड थिंक अबाउट कि हम फ्यूचर कैसे क्रिएट करें। जब आप फ्यूचर क्रिएट करने लगते हो तो आप गोल प्लान करते हो, जो कीर्तन ने बोला बहुत इंटरेस्टिंग, दैट आप गोल प्लान के हिसाब से चले। आप अभी क्या है कि हमारे गोल्स होते थे लंबे, मैं आपको कंपेयर करता हूँ, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बच्चे का एडमिशन है, शादी है बच्चे की, और रिटायरमेंट। नॉर्मली मैंने ये गोल प्लान करते हुए देखा है अपनी फैमिली में भी, और आज के काफ़ी जो 35-40 प्लस जो क्लाइंट्स हैं उनको भी, कि ये मेजर आपके ब्रॉडर गोल्स हैं। अब उसमें 2-3 चीज़ें ऐड हो गई, जिसमें आपका एवरी ईयर फॉरेन ट्रिप या फिर आपका एक घूमने का आपका ऐड हो गया है। तो ये एक चीज़ ऐड हो गई है, आई एम सेइंग, और वो अच्छी बात है कि दैट वी आर यूजिंग कैपिटल, जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसको यूज भी कर रहे हैं। बट अगर आप आज की जनरेशन को देखोगे, उनके लिए बहुत शॉर्ट टर्म अभी गोल्स हैं सारे के सारे। तो बहुत रेयर है जहाँ पे, जैसे कीर्तन ने बोला, जो लोग दे आर वेल गाइडेड कि आप अगले 2-3-4-5 साल का मत सोचिए। जब आप सोचिए, आप प्लान कीजिए कि 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। आज आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं, तो आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप उस गोल को अचीव करेंगे। जितना आप लेट शुरू करेंगे उतना आपको टाइम लगेगा।
जो जितना वेल गाइडेड है ना, वो अपने लिए एक फ्यूचर कार्व आउट कर ही पाते हैं। बट ये जो हमारे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज में लगे जो लोग सोच रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो है, एंड आई एम नथिंग अगेंस्ट क्रिप्टो, मतलब मुझे मुझे शायद समझ थोड़ा कम आता होगा, पर मैं आई एम नथिंग अगेंस्ट क्रिप्टो। बट वो इसलिए लुक्रेटिव है बिकॉज वहां लगता है पैसा जल्दी बनता है, और 24/7 खुला है। आप पीसफुल भी नहीं है बिकॉज वो तो हर वक्त चल ही रहा है। दूसरा आपका ड्रीम इलेवन है या बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारा पैसा बन जाएगा। बट माई सजेशन टू एवरी वन हेयर इज दैट बिहाइंड एवरी सक्सेस स्टोरी जो आप सुनते हैं किसी का पैसा बना है, कम से कम 50, 60, 70 फेलियर्स भी होते हैं। सो वन शुड लुक एट अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव व्हाइल प्लानिंग अ ग्रोथ, और अपना वेल्थ प्लानिंग जब आप कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर कार्व आउट करो। जब आप फ्यूचर बनाने निकलोगे तो फॉर्चून अपने आप बन जाए। पर अगर आप फॉर्चून के पीछे भागोगे कैसे मैं वो बल्ब जले और मेरा कुछ पैसा बन जाए, दैट्स नॉट हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके बिल्कुल। और वेल्थ क्रिएशन के लिए जो वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला होता है, आपकी वेल्थ कंपाउंडिंग से बढ़ती है, तो आप कैसे जितना जितना आप देर से शुरुआत करते हैं उतना कितना नुकसान होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। तो लंबे समय में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट होता है, असर होता है, आपकी वेल्थ क्रिएशन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका एक उदाहरण भी समझ लेते हैं। हमारे साथ कीर्तन शाह और क्षितिज महाजन है। कीर्तन, यूजुअली हम फाइनेंशियल प्लानिंग में कॉस्ट ऑफ डिले की बात करते हैं। जितना जल्दी आप निवेश की शुरुआत करेंगे उतना कंपाउंडिंग का फायदा होगा, जितना देरी से आप जितना देर करेंगे उतना ज़्यादा आपकी वेल्थ आपको बनाने में ज़्यादा पैसा लगेगा। ज़रा समझाएंगे कॉस्ट ऑफ डिले क्या है? स्वाति जी, जैसे कहा जाता है कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यानी अगर जेंजीज समझ जाएंगे तो बहुत वेल्थ अक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में आप अपनी इन्वेस्टमेंट हर 5 साल से डिले करने पे आपको दुगना पैसा निवेश करना पड़ेगा। हर 5 साल का डिले मतलब आपको सेम गोल लक्ष्य अचीव करने के लिए दुगना पैसा निवेश करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आप 20 साल की उम्र में स्टार्ट कर देते हैं पैसा अक्यूमुलेट करना, और आपका टारगेट है कि आप 5 करोड़ रुपए अक्यूमुलेट कर पाए 60 साल तक, तो 12% के हिसाब से आपको तकरीबन 4,200 रुपया हर महीने की एसआईपी करनी पड़ेगी अगर आप 20 साल में स्टार्ट करते हैं। पर अगर आप उसी 5 करोड़ के लक्ष्य के लिए 60वें साल पे और 12% की आई पे अगर 25वें साल पे चालू करें, तो 4,200 की जगह पे आपको 7,700 रुपया निवेश करना पड़ेगा। अगर आप 30 पे चालू करें तो 7,000 की जगह पे 14,200 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 35 पे करेंगे तो आपको 26,000 करना पड़ेगा। इसीलिए आप जितना जल्दी निवेश स्टार्ट करेंगे उतना कम पैसा आपको रोकना पड़ेगा उसी लक्ष्य को पहुंचने के लिए। सिंपल मैथ याद रखें, हर 5 साल का डिले आपको एसआईपी दुगनी करनी पड़ेगी उसी गोल को रीच करने के। बिल्कुल। तो कॉस्ट ऑफ डिले, जितना देर से आप शुरुआत करेंगे उतना दुगने आपको पैसे लगेंगे अपने वेल्थ बनाने में। बहुत ही सटीक उदाहरण कीर्तन ने यहाँ पर दिया। नई पीढ़ी के जो निवेश नुस्खे हैं वो समझना ज़रूरी है। क्षितिज, क्या एक जो नई पीढ़ी है, न्यूअर जनरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मिलेनियल्स हों जो कमा रहे हैं, या फिर चाहे वो जेनजी है जो शायद कई उनमें से कई लोग निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, क्या एक टू डू लिस्ट उनको अपने सामने रखनी चाहिए जब वो एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पर सामने बढ़ते हैं, जिससे किसी कोई गलती ना हो? क्योंकि कई बार हम निवेश तो करना चाहते हैं पर हाथ में पैसे नहीं रहते हैं, तो वो एक कैश फ्लो बना रहे, वेल्थ क्रिएशन भी हो, तो उसके लिए क्या करें? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है स्वाति। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि दैट सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताएं, बिकॉज जब तक उनको पैसे की वैल्यू नहीं होगी, एंड उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दैट आप उनको पैसे मत दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर उनको समझाएं कि कैसे उनके लिए पोर्टफोलियो का आउट किया जा रहा है और कैसे उनके लिए पोर्टफोलियो बेटर हो सकता है। तो सबसे पहले उनको बताएं कि कैसे आप इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। इनकम जब आपकी आ रही है, मान लीजिए एक्स आ रही है, चाहे वो पॉकेट मनी आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो उसमें एक्सपेंसेस माइनस करने से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट डाल दें तो नथिंग लाइक इट। तो इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग, फिर आपका एक्सपेंस आप बैलेंस से करें, फिर आप जो भी बचा सके उसमें से। जैसे मेरी डॉटर है, वो 9.5 ईयर्स की है, साशा।
सो वो मैं उसके लिए एसबीआई चिल्ड्रन फंड में सिप करता हूँ। अब मैंने उसको बोला वो अपनी पॉकेट मनी में से जो भी सेव करती है उतने ही पैसे मैं डाल देता हूँ, या उसका कुछ कलेक्शन कहीं से आता है तो उतने ही पैसे मैं डाल देता हूँ। मैंने उसे ये बोला हुआ है। नाउ शी इंश्योर फ्रॉम हर साइड दैट एवरी मंथ चाहे वो छोटा मोटा करके जो भी करे मैं उतना ऐड कर देता हूँ। दैट मोटिवेट्स हर बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स नाउ, बिकॉज मे बी बिकॉज आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट अ लॉट, और मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा समझ आता है कि दैट पैसा सेव या इन्वेस्ट करने से पैसा बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास जॉब में, क्योंकि आप आज न कल जॉब में जाओगे, अभी तो स्टूडेंट्स को भी क्रेडिट कार्ड मिलता है। क्रेडिट कार्ड आपको ज़्यादातर फ्री ऑफर होता है, बट आप समझिए इस चीज़ को कि दैट क्रेडिट कार्ड एक बहुत ब्यूटीफुल टूल है अगर आप उसको सेंसिबली यूज़ करें तो। एंड कुछ डेट ज़रूरी है मैं मानता हूँ, जैसे होम लोन हो गया या क्रेडिट कार्ड हो गया जिसमें आप ठीक से सर्कुलेट कर सकें। अदरवाइज इफ यू कांट हैंडल अ डेट, वो आपको इनिशियल 2 4 5 महीने में पता चल जाएगा, देन प्लीज डोंट यूज इट, बिकॉज वो जितना ब्यूटीफुल है उतना इट कैन बी वेरी हार्मफुल ऑल्सो, क्योंकि डिफरेंट कार्ड्स का डिफरेंट फाइन होता है। एंड बिटवीन 45 to 55 60% तक इंटरेस्ट रेट है आज की डेट पे इफ यू डिफॉल्ट। तो 100 की जगह आपको 160 रुपए देने पड़ेंगे और वो साइकिल खत्म नहीं होता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ इनकम के बाद कभी कुछ लेने की सोचें, मान लीजिए आप घर लेने का सोच रहे हैं और आप सोचे आप सारी इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट कर दें, वो तरीका ठीक नहीं है। आप कंपेयर करें आपकी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में, आई थिंक कीर्तन ने बहुत ब्यूटीफुली बताया अबाउट कितनी जल्दी शुरू कर रहे हैं, पर मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, 12% में ग्रो कर रही है। हम मानते हैं, हम ये एग्जांपल हमेशा इसलिए लेते हैं क्योंकि नॉमिनल ग्रोथ इंडिया का हम 12% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 12% में ग्रो कर रही है और आपका होम लोन जो है वो रिड्यूसिंग 8.4 8.5 पे है। तो आप पूरा इन्वेस्टमेंट विड्रॉ मत करें, कुछ इन्वेस्टमेंट इनिशियल पेमेंट का विड्रॉ करें, बाकी आप होम लोन लें, और इवेंचुअली यू विल सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास इतना कॉर्पस इकट्ठा होगा वो जो आपने आज लगा रखा है, क्योंकि वो 12% पे जा रहा है, होम लोन रिड्यूसिंग 8.4 पे जा रहा है, कि आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। फोर्थ एंड द लास्ट थिंग जो बहुत अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इस पूरे स्टोरी को अपने बच्चों के साथ, या जो जो भी उनकी गाइडिंग फोर्स है वो उन बच्चों के साथ एज ए लॉन्ग टर्म गुड रिटायरमेंट सोल्यूशन की तरह पेश करें, कि दैट आज एंड मेनी ऑफ पीपल जो कहते हैं कि मैं 40 ईयर्स में रिटायर हो सकता हूँ, 45 में हो सकता हूँ, आई एम श्योर स्वाति आपके मेरे टाइम में, और हम आज भी नहीं सोच सकते हैं कि दैट हम 40-45 की एज में रिटायरमेंट की बात कर सकते हैं, बट वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसिक नीड्स हैव बीन टेकन केयर। तो ये बताना जरूरी है दैट आपकी बेसिक नीड्स हैव बीन टेकन केयर, पर लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न और कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट्स थ्रू ऑर्गेनाइज सेक्टर ही हो सकता है, शॉर्टकट के थ्रू नहीं हो सकता। तो बिल्कुल वेल्थ क्रिएशन के लिए नई पीढ़ी को किन बातों का ख्याल रखना है ये बताया क्षितिज ने। और आखिर में कीर्तन, कई बार हमारे इस निवेश की यात्रा में कई गलतियां हो जाती हैं। एक नया निवेशक है तो उससे तो शायद और भी ज़्यादा गलतियां हो, लेकिन गलतियों से डरना नहीं होता, सीखना होता है। तो इस यंगर जनरेशन को किन गलतियों से बचना है? स्वाति जी, वेरी क्विकली मुझे ऐसा लग रहा है अंडर इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग यहाँ 1-1 लाख रुपए की सैलरी में 5,000 रुपए एसआईपी कर देते हैं सोच कर कि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर उसका बहुत फायदा आपको रियलिस्टिकली लंबे समय में नहीं होता है। तो सबसे पहले अंडर इन्वेस्टेड मत रहिए। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ रही है, आप स्टेप अप कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ईएमआईज़ छोड़कर घर का जितना खर्चा है, उतनी तो एटलीस्ट आपके पास एसआईपी होनी चाहिए, 1। सेकंड, इंश्योरेंस में टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट ना कर दे। इंश्योरेंस अलग प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट अलग प्रोडक्ट है। ये डिस्टिंक्शन रखे और इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरीके से यूज करे, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ले। टैक्स बचाने के लिए पैसा निवेश नहीं करे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है स्वाति जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर देखकर एक्साइट मत हो जाइए कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत पैसा बनता है। आप शायद सिर्फ पॉजिटिव स्टोरीज सुन रहे सोशल मीडिया पे। यहाँ सेबी खुद कहती है कि 90% लोग सोशल मीडिया 90% लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करके पैसा गवाते हैं। तो एज अ यंगस्टर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में एफएनओ मत कीजिए। ये 3-4 चीजों का ध्यान रखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है वेल्थ बनाना काफी आसान है। बिल्कुल। तो नई पीढ़ी को कैसे करनी है अपने निवेश की प्लानिंग, इस पर की हमने खास चर्चा। वेल्थ क्रिएशन के कई टिप्स हमने जाने हमारे दोनों एक्सपर्ट से। बहुत धन्यवाद कीर्तन और क्षितिज, आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।